सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका जो पवन सीरीज है उसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बहुविकल्पीय सभी मैंने डिस्कस कर दिए हैं और पिछले क्लास में हमने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को शुरू किया था, जिसमें प्रश्न संख्या 24 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी नई सीरीज है पवन सीरीज, इसी के प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि सभी प्रश्न अभी तक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा क्लास, अभी भी अवेलेबल है क्लास, आप कभी भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हमेशा वह क्लास अवेलेबल रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके देखिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब यहाँ पे आप प्रश्नों को खुद से करते हुए चलेंगे और कमेंट में उत्तर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना ही बैठना है, सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या 25 जो कह रहा है कि 400 रुपए पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना रहेगा। यहाँ पे देखिए मूलधन जो है P वह कितना है, 400 रुपए है, और जो समय है T वह है 3 वर्ष, और जो दर है वह है 5% की। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे समझिए आप कि आपको ब्याज और मिश्रधन निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। यही फॉर्मूला लगा दीजिए। P है 400, रेट है 5% का, समय है 3 वर्ष का, और बटे में 100 के 2 शून्य बटे में है और यहाँ अंश में है, ये आपस में कट जाएंगे। 4 पच्चे 20, 20 तिया 60 रुपए ये आपका आ गया ब्याज। ब्याज आपका आ गया कितना, 60 रुपए। और मिश्रधन क्या होता है, किसी भी समय अवधि के बाद जो आपका मूलधन और ब्याज का योग होता है वही आपका मिश्रधन होता है। मूलधन है हमारा 400 रुपए यहाँ पे, और ब्याज हमको मिला है 60 रुपए, तो 460 रुपए यह हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने देख लिया। बहुत ही आसान प्रश्न है ब्याज का। उम्मीद है कि आपने सही किया होगा, और जो उत्तर देना है वही दीजिएगा। ठीक है, ब्याज और मिश्रधन दोनों देना है तो दोनों लिख के आपको आना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 26 है, किस धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 45 रुपए होगा। तो यहाँ पे किस धन का बात कर रहा है, किस धन, यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, P निकालना है। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका वही PRT/100। बहुत आसान फॉर्मूला, आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए साधारण ब्याज जो दिया गया है वह 45 रुपए दिया गया है। मूलधन हमको नहीं पता है, इसके जगह P लिख देते हैं। और ये है आपका दर जो है 5% का है, समय 2 वर्ष का है, और बटे में है 100। ठीक, अब इसके बाद देखिए P बराबर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। P यहाँ अंश में है, और फिर इधर जब हम लोग लिखेंगे इधर 45 है। ठीक, अब इसके बाद ये 5 और 2 जो है वह गुणे में अंश में है, तो इधर आएंगे तो हर में हो जाएंगे। 5 गुणे 2, और ये जो हर में है वो उधर गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक गुणा यहाँ कर लीजिए, सबसे आसान रहेगा। मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए ये आपका 5 से 45 को काटेंगे 9 बार में, और 2 से 100 को काटेंगे तो 50, 5 9 45, 450 रुपए आ जाएगा। 450 रुपए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 450 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 450 रुपए का 2 वर्ष का 5% के हिसाब से आप निकालेंगे साधारण ब्याज, तो 45 रुपए होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपसे पूछ रहा है, 200 रुपए पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपए होगा। तो यहाँ पे 200 रुपए आपका मूल धन हो गया, समय आपका 3 वर्ष हो गया,
साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वह 60 रुपए दे दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दर, रेट। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। अब देखिए यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सारे प्रश्न ऐसे ही आपको मिल रहे हैं और इसी फॉर्मूले पे लगाने हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक बस हो सकता है, तो वो मिस्टेक आपसे एग्जाम टाइम में ना हो, इसीलिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। सिंपल इंटरेस्ट है 60 और मूलधन है 200 और दर आपको निकालना है, आर रख दीजिए, समय है आपका 3/100। 100 के 2 शून्य, 200 के 2 शून्य कट गए। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 60 बराबर 2 का गुणा 3 में 6R, और R बराबर लिख सकते हैं 60/6। 6 से 60 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, जो दर आ जाएगा वह 10% का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दर जो हो जाएगी 10% हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए आप। दर जो आप प्रतिशत में ही लिखिएगा, R 10 मत लिख के छोड़िएगा, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 28 है, कितने समय में 300 रुपए पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए होगा। अब बोला कितने समय में, यानी कि टी आपका जो है वह समय आपको निकालना है टी, और ये 300 रुपए पे 6% वार्षिक ब्याज, यानी कि मूलधन आपका हो गया 300 रुपए और जो आपका दर हो गया रेट वह हो गया 6%, और वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपए होगा। सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है कि 90 रुपए है, साधारण ब्याज जो है वह 90 रुपए है। तो फिर से वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। ठीक है, तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जा रही है इन तरीके के प्रश्नों को। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है 90 और आपका P दिया है 300, आपका दर है 6 और समय आपको T निकालना है बटे 100। देखिए 100 का 2 शून्य, 300 का 2 शून्य कट जाएगा और ये हो गया 90 और ये हो गया 6 त्रिक 18 गुणे T, या फिर T बराबर लिख सकते हैं 90/18। 18 इधर आ जाएगा तो बटे में भाग में हो जाएगा, 18 25 90 होता है। समय क्या हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ठीक है, समय जो हो जाएगा आपका 5 वर्ष। तो इस तरीके से इसको आसानी से आप निकाल लोगे। अब यहां तक आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 29 है, 81 का 9 आधार लघुगुणक क्या होगा। 81 का 9 आधार रखना है और लघुगुणक कितना होगा। लघुगुणक जो हमको निकालना है 81 का निकालना है और आधार जो रखना है हमें वह 9 रखना है, यानी कि इसको लिखा जाएगा log 81 बेस 9। ठीक है, log 81 बेस 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log 81 को कितना लिखा जा सकता है, 9 का स्क्वायर वर्ग लिखा जा सकता है और बटे में यहाँ पे बेस में भी 9 है। अब यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से होता है, log के अंदर जो संख्या उसके घात में कुछ लिखा होता है तो वह सीधे गुणे के रूप में आ जाता है। तो ये हो जाएगा log 9 बेस 9 और log 9 बेस 9, log a बेस a कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 2 गुणे 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो मान आ जाएगा 81 का 9 आधार पे लघुगुणक क्या होगा, तो वह 2 होगा। इसका जो मान होगा वह 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न, बस भाषा को आपको समझना है, इसको लॉग के रूप में लिखना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक, थोड़ा सा सोचना है, आप कर लोगे ये प्रश्न, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 30। प्रश्न क्या 30 क्या कह रहा है, log 1296 बेस 6 बराबर 4 का घातांक रूप बताइए। यानी कि ये log रूप हटा दीजिए, आप इसके घात के रूप में लिखिए। जब घात के रूप में लिखना है तो यहाँ जो आधार है 6 बेस है, इसको बेस बना लीजिए और जो यहाँ बराबर के इधर है ये आता है घात में, और जो log में है वो बराबर के उधर चला जाता है, इस तरीके से 1296। तो बिल्कुल सही है, 6 के 4 घात अगर करते हैं तो 1296 हमको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका घातांकीय रूप हो जाएगा, घातांक रूप हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 31 है। देखिए log a स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में है x + 4 इक्वल टू log a
256 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रश्न टाइप करने में गड़बड़ी की है। आपकी सीरीज में ये क्वेश्चन टाइप गलत है। ये क्वेश्चन जो है वह ये है, देखिए log 2 to the power x plus 4 बेस a बराबर log 256 बेस a, ये प्रश्न होगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये प्रश्न आपसे नहीं हो पा रहा होगा, तो इस तरीके से इसको देखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, अब आप लोग सॉल्व करिए। अब देखिए आसानी से आप कर पाओगे। अब यहाँ पे log 2 के घाते x धन 4 बेस a बराबर हो जाएगा log 256 को। अब देखिए 2 के घात में क्या लिखा जा सकता है, 2 के घात में क्या लिखा जा सकता है, 1 2 8 फिर 2, ये हो जाएगा 6 और 4 फिर 2, ये हो जाएगा 3 और 2 फिर 2, तो 16 फिर 2, तो ये 8 फिर 2, तो 4 फिर 2, तो 2 फिर 2, तो 1। तो ये 2 से भाग करते गए हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 256 2 के घाते 8 होता है, बेस में है a। अब दोनों तरफ देखिए आप क्या है, log है और बेस a है। अब log इनवर्स अगर ले लेते हैं तो दोनों तरफ से ये log जो है वह हट जाएगा और 2 के घाते x धन 4 बराबर लिख सकते हैं 2 के घाते 8। और फिर देखिए आधार समान है तो घातें समान हो जाएंगी, यानी कि x धन 4 बराबर 8 लिख सकते हैं और x धन 4 बराबर 8, तो धन 4 को उधर भेजेंगे तो 8 माइनस 4 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या, 4। तो इस तरीके से x का जो मान आ जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 4 आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे अगर x का मान 4 होगा तो दोनों पक्ष आप देखेंगे बराबर होंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 32 है, लघु गुणक को परिभाषित करें। लघु गुणक क्या होता है, यदि 3 राशियां a, x एंड n इस प्रकार संबंधित हों कि a के घाते x बराबर n हो, तो x को आधार a पर n का लघु गुणक कहते हैं तथा इसे log, इस तरीके से log n बेस a बराबर x में लिखा जाता है। अब देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। अगर 3 राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि कहीं पे a x n 3 राशियां हैं, तो ये हो जाता है a की घात में अगर x है और यह बराबर n के है, तो इसको लघुगुणक के रूप में जब लिखना होता है तो आधार हमारा a ही होता है, ठीक है, ठीक है। आधार जो होता है हमारा a ही होता है। x को आधार a पर n का लघुगुणक कहते हैं। n का लघुगुणक निकाला जाता है, जो इधर बराबर है इसका लघुगुणक निकलता है किस पे, आधार a पे, और ये बराबर होता है x के। x को आधार a पे n का लघुगुणक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी प्रकार इसको लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से लघुगुणक को परिभाषित किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 33 है, शेयर का क्या अर्थ है। शेयर मतलब समझ लीजिए किसी चीज का भाग, किसका भाग, जो कंपनियों में कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए उसमें पैसे की आवश्यकता होती है, रुपए की आवश्यकता होती है, मतलब पूंजी चाहिए होता है, ठीक है, हम पूंजी बोलते हैं। अब पूंजी का छोटा छोटा भाग अगर बनाया जाए, ठीक है, और पैसे वालों से कहा जाए कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दीजिए, तो वही क्या हो जाता है, हमारा शेयर हो जाता है। तो पूंजी को प्रायः सामान्य मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है, प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है शेयर का परिभाषा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34 है, अंशधारी कौन होता है। अंशधारी मतलब कि शेयर होल्डर, तो शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का शेयरधारी
या अंशधारी कहलाता है। ये एक लाइन की आपकी परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 35, सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक क्या होता है? सर्वनिष्ठ समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी पद, मतलब ऐसे पदों को लिखा जाए जो सभी समुच्चयों में आ रहे हों। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय उन पदों से मिलकर बनता है जो दिए गए समुच्चयों में सभी में आ रहे हों। तो इस तरीके से सर्वनिष्ठ समुच्चय को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरसेक्शन सेट, और इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, ये उल्टा यू होता है। ठीक है, उल्टा यू। तो ये हो जाएगा हमारा सर्वनिष्ठ समुच्चय का प्रतीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है संघ समुच्चय। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है ग्रुप, लोगों को जोड़ना। ठीक है, तो संघ समुच्चय में क्या होता है? जितने भी समुच्चय दिए होते हैं और उसमें जितने आपके पद होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, सबको संघ समुच्चय में लिखा जाता है। इसे यूनियन सेट बोलते हैं और इसे यू से दिखाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 37 है समुच्चय प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं? समुच्चय प्रदर्शन की यानी कि सेट रिप्रेजेंटेशन की कौन कौन सी विधियां हैं? किन किन तरीकों से हम सेट को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि यह सेट है और इसमें ये पद है? तो ये दर्शाने के लिए एक तो देखिए होता है पहला समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड इसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जैसे बोल दिया गया कि एक कोई सेट है और इस सेट में जो x एलिमेंट है वह ऐसा है कि x इज सच दैट x इज स्मॉलर देन 4, x इज स्मॉलर देन 4। ठीक है, और ये एक ऐसा समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का जिसमें जो संख्याएं हैं वह 4 से छोटी हैं। तो ये समुच्चय क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 का। तो ये एक मेथड हो गया लिखने का, और ये जो दूसरा मेथड मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं इसे बोलते हैं सूचीबद्ध या रोस्टर मेथड। ठीक है, जिसमें पद इस तरीके से लिखे रहते हैं कॉमा कॉमा के रूप में। और एक ये मेथड आप देखते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट के तौर पे दिया रहता है, एक समझ लीजिए कि आपका इस तरीके से एक वाक्य के रूप में आपको बताया रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण विधि पहला ये आपका, और दूसरा आपका हो जाएगा ये रोस्टर मेथड या सूचीबद्ध करके लिखना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 38 है यदि ए इतना है और बी इतना है तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि ऐसे पदों का समूह जो ए और बी दोनों में आ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ए में 6 आ रहा है, क्या 6 बी में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 6 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए इसके बाद 8, क्या 8 बी में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए 11, तो 11 जो है वह बी में आ रहा है, तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे। ठीक है, और एक बार बी के भी पदों को चेक कर लेते हैं उल्टा। तो ये 5 क्या ए में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 11 तो हमने लिख ही लिया है, और 13 जो है वो भी ए में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से केवल 11 जो है वह दोनों जगह उपस्थित है। तो इंटरसेक्शन वाले में सभी जगह जो उपस्थित पद होते हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा 11, केवल एक पद आया 11। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। देखिए प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमको भाग करना है, सिंपली x धन 3 से भाग करना है। किसमें भाग करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में हमको भाग करना है। तो भाग करिए। देखिए पहले पद को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इस x को हमको एक्स स्क्वायर बनाना होगा, क्योंकि हम भाग करते समय क्या करते हैं? हम एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं, हम इसको खत्म करने का कोशिश करते हैं।
जब सभी पदों को हम खत्म कर लेंगे तो हमारा भाग पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम किससे गुणा कर दें, इस x में जिससे भाग कर रहे हैं, इस x में किससे गुणा कर दें कि x स्क्वायर हो जाए। तो मात्र x से करने की जरूरत है। तो ये x का गुणा अब x प्लस 3 पूरे में होगा, तो x में होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 3 में होगा तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8x माइनस 3x। यहाँ पे जब घटाएंगे तो नीचे वाले जो चिन्ह है वह परिवर्तित हो जाएंगे, ये धन ऋण हो जाएगा, ये धन ऋण हो जाएगा। तो ये ऋण हुआ तो x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो ये कैंसिल हो गया। अब 8x में से 3x जाएगा तो धन 5x बच जाएगा और धन 17 को उतार लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे कि x को 5x बनाना है, x को 5x बनाना है तो 5 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x, और 5 का गुणा पूरे में होगा, धन 5 का x धन 3 में तो ये हो जाएगा 15। अब इसके बाद देखिए घटा लीजिए तो ये पूरा कैंसिल हो गया और 17 में से 15 घट जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे आपका x धन 5 ये आपका भागफल आ गया और ये आपका शेषफल आ गया। ठीक है, यही आपका भागफल और शेषफल हो जाएगा, यही आपको बताना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, बताइए a बराबर b है या नहीं। यदि a इतना है, b जो है वह b बराबर है x सच दैट x सम पूर्णांक संख्या है और x जो है वह 10 से छोटा और 10 के बराबर है। अब देखिए a जो है हमारा वह दिया हुआ है, ठीक है, a हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और b हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो b को भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि x इज सच दैट कि सम पूर्णांक संख्या है। सम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो 2 से कटती हो। तो 2 देखिए खुद से कटता है तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर देखिए 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए 10 होगा कि नहीं। 10 देखिए यहाँ पे बराबर लिखा है, छोटा या बराबर, तो 10 भी चल जाएगा, 10 भी लिखा जाएगा, लेकिन 10 से जो है वह बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, तो ये हमारा b हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि a के जो सभी एलिमेंट्स हैं, a में 5 एलिमेंट्स हैं और b में भी 5 हैं, और ये पांचों के पांचों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर b, क्योंकि दोनों जो पद हैं दोनों ही समुच्चयों के वह आपस में बराबर हैं, तो ये सेट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हैं कि a और b के जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो बराबर हैं, तो a बराबर b होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41 है, समुच्चय a और समुच्चय b यहाँ पे दिया गया है। देखिए समुच्चय a इतना है और समुच्चय b इतना हो तो क्या a सबसेट है, a उपसमुच्चय है b का, और क्या b उपसमुच्चय है a का। इसको देखिए a उपसमुच्चय है b का, तो इसको चेक करने के लिए इसको चेक करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये देखिए a के में कितने पद हैं, 3 पद हैं, और b में 4 पद हैं, और ये देखना होगा हमको कि क्या a जो है वह b के सभी पदों से मिलकर बन सकता है। बिल्कुल, तो b में b है, c है, a है और d है, और a में क्या है, a b c है, तो बिल्कुल जो a है वह b का उपसमुच्चय है, तो इसको आप लिख देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि a के सभी पद जो हैं वह b में आ रहे हैं। ठीक, और इसी तरीके से अब अगर देखा जाए b सबसेट ऑफ a, तो ये आप देखिए पहले तो b में जो समुच्चयों की संख्या है, b में 4 पद हैं और a में 3 ही पद हैं, तो कैसे b सबसेट तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो पहले समुच्चयों की जो संख्या है वह ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, जो a सबसेट b है, और ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, b सबसेट नहीं है a का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि
ए के सभी अवयव बी में उपलब्ध हैं, तो इसलिए ए जो होगा वह बी का उपसमुच्चय होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी में ए में बी के सभी अवयव उपलब्ध नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, किसी कक्ष के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं? 5 है यहाँ पे, 40, 50, 68 और 70 और 72। अब बटे 5, अब जोड़ लीजिए। अब देखिए 40 और 50 90, 90 और 70 आपका कितना हो जाएगा? 90 और 70 160, और इधर 68 और 72 को जोड़ेंगे तो 70 और 70 140, 140 और 160 कितना हो जाएगा? इधर 160 हुआ था और ये 140, तो ये हो जाएगा आपका 300। 300 बटे 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60। वैल्यू समांतर माध्य कितना आ गया? शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य हो जाएगा, मतलब ऑन एन एवरेज एक शिक्षार्थी ने 60 नंबर प्राप्त किए हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः इतने रुपए है। मजदूरों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी समांतर माध्य ही आपको निकालना है, और 15 मजदूर हैं दिया गया है, तो 15 मजदूरों की मजदूरी आप जोड़ लीजिए, ठीक है, और बटे में हो जाएगा 15। अब 15 का जोड़िए तो 70 110, ये आपका कितना हो जाएगा? 70 और 110 180 हो जाएगा, और 80 कितना हो गया? 260 हो गया। 260 और 80 कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा, और 100 440 और 110 जोड़ लीजिए तो 450 550 हो गया। 550 ये लिख लीजिए, और इसके बाद की सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। देखिए 65 और 75 ये कितना हो जाएगा आपका? 70 और 70 140, 140 और ये 85 धन। अब इसके बाद इन संख्याओं को लिखिए 76 और 94, ये कितना हो जाएगा आपका? 80 और 90, 80 और 90 आपका हो जाएगा 170। फिर धन आपका 105, 103, 105 बचा, 103 बचा, 81 और 86। अब जोड़ते रहिए। देखिए 550 और 140 ये आपका कितना हो जाएगा? 9 और 6 690, और फिर 85 और 105 जोड़ लेंगे तो 190 आ जाएगा, और 170 और 190 आप जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 170 और 190, तो ये हो जाएगा 360। यहां तक आपका हो गया 105 तक। अब इसके बाद 103 और ये 81 हो जाएगा आपका 184, और 86 जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 190 और 80, 190 और 80 आपका कितना हो जाएगा? 270, और बटे में है 15। फिर जोड़िए तो ये आपका हो जाएगा शून्य। देखिए तीनों शून्य, फिर 7 और 6 13 और 9 22 के 2 हासिल लगा 2 2 2 4 और 3 7 और 6 7 और 6 13, 1320 बटे 15। 15 से भाग कर दीजिए। 15 से देखिए कटेगा तो पहले 5 ही से काट लीजिए, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में, और फिर ये 3 बच गया तो ये 6 बार में, फिर 4 बार में। ये आ गया आपका 264 बटे 3। फिर 3 से काटेंगे तो 8 और 8 88 88। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ गया? 88 रुपए आ जाएगा। यानी कि एक मजदूर की जो एवरेज मजदूरी है वह है 88 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आप 15 को जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे जैसे संख्याएं सुविधा अनुसार मैं जोड़ते गया हूं, लेकिन आप 15 संख्याओं को लिख दीजिएगा और एक बार में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। 88 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी ने निकाला। 88 आया। जरूर कैलकुलेशन पार्ट को छोड़िए मत, कैलकुलेशन अभी करके जाइए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, माध्यिका क्या है?
तो आंकड़ों के मानों को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था में बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो ये माध्यिका का आपका परिभाषा हो गया कि माध्यिका क्या होती है। तो जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उनको एक क्रम में लगा लीजिए और जो सबसे बीच वाला पद होगा, अगर एक पद होगा तो वह एक पद आपकी माध्यिका हो जाएगी। अगर बीच में दो पद आ रहे हैं, ठीक है, जैसे सम संख्या है तो दो पद आएंगे और विषम संख्या है, विषम संख्याएं दी गई हैं तो एक पद मिलेगा। जब एक पद मिल रहा है विषम संख्याओं में तो वही माध्यिका हो जाएगी। जब सम मिलेगा तो दो संख्याएं मिलेंगी, उन दोनों का एवरेज जो होगा दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिएगा, जो आएगा वही माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम देखेंगे, इस पे आधारित प्रश्न भी। देखिए प्रश्न आ भी गया, प्रश्न संख्या 45 है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 3 3 6 7 पद है, इनको क्रम में लगा लीजिए। देखिए सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है यहाँ पे 143, 143 लिखिए। इसके बाद 143 के बाद देखिए आ रहा है 145, 145 लिख लीजिए। और 145 के बाद यहाँ पे देखिए 148 आ रहा है, 148 हो गया। अब बचा क्या, अब सभी 150 वाले पद बचे हैं, तो 51 52 53, तो लिख लीजिए 151 152 153 155। ठीक है, ये हो गए। तो ये आपके कितने पद हैं। अब यहाँ पे n क्या होता है, पदों की संख्या। 3 3 6 7 पद दिए गए हैं, सातों को हमने क्रम में लगा लिया है। 7 क्या है, यह आपकी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, 7 संख्याएं दी गई हैं, ऑड नंबर दिए गए हैं। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा n-1 बटे 2वें पद का मान। n की वैल्यू कितनी है, 7, 7-1 बटे 2 यानी कि 4, 8 बटे 2 बराबर 4 हो जाएगा। 4वें पद का मान। अब 4वां पद कहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो आप गलती कर देंगे, ये चौथा पद आपको दिखेगा। अब यहाँ पे नहीं देखना होता है आपको, अब ये देखना होता है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपको मिला बीचों बीच का पद 151। आप देखेंगे माध्यिका का जो फॉर्मूला, जो माध्यिका का परिभाषा हमने पढ़ा था अभी, कि माध्यिका वह होती है कि जो दिए गए आंकड़ों को क्रम में लगाने के बाद बीचों बीच की जो संख्या है, 3 इधर पद छोड़ दीजिए 3 इधर पद छोड़ दीजिए, जो बीचों बीच की संख्या है वही आपकी माध्यिका है। तो यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगा, 151। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये माध्यिका आपका हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। किसी भी आंकड़े में बहुलक क्या होता है, वह पद होता है, जो वह संख्या होता है जो सबसे अधिक बार आया होता है। तो पहले में आपको आंकड़ा देखिए दिया गया है 13 14 10 12 11 12 13 18 12 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 13 यहाँ आ रहा है और 13 यहाँ आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है। ठीक, इसके बाद 14 को आप देखेंगे तो 14 और कहीं नहीं आ रहा। फिर 10 को देखेंगे आप तो 10 एक जगह और आ रहा है, तो 10 भी जो है वह 2 बार आया है। इसके बाद आप देखेंगे 12 यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार आया है, और 4 बार से अधिक कोई संख्या नहीं आई है। तो सबसे अधिक बार जो आया है 12 जो है वह 4 बार आया है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बहुलक आपका हो गया 12। इसके बाद दूसरे आंकड़े को देखिए तो यहाँ पे 19 25 36 38 20 18 38 33 38 38। अब 38 देखिए यहाँ 38 यहाँ 38 यहाँ और 38 यहाँ, 4 बार 38 आपको दिख रहा है, और कोई ऐसा पद नहीं है जो इससे अधिक बार जो है वह रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो बहुलक हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 38 38। ठीक है, तो इस तरीके से बहुलक निकालना बहुत आसान है, आप निकाल लोगे तुरंत बहुलक। अब देखिए प्रश्न संख्या 47 है, द्रव्य के आयतन को मापन किसमें किया जाता है। द्रव्य के आयतन का माप किसमें किया जाता है। तो द्रव्य है, लिक्विड है, मतलब कि तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ को किसमें नापा जाता है,
लीटर में नापा जाता है। आपके घर में दूध आता है तो किस में आता है? लीटर में आता है। तेल आता है तो किस में आता है? लीटर में आता है। और आपके कार में, बाइक में जो पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, वो लीटर में पड़ता है। द्रव्य है सभी। इसके बाद देखिए, तो आयतन जो है वो लीटर में नाप दिया गया। अब एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कमरे का आयतन ज्ञात करना है। अब जिस कमरे में आप हों उस कमरे को इमेजिन करिए, कमरे के फर्श को देखिए, कमरे के दीवारों को, छत को देखिए, और ये जितनी जगह आपके कमरे में है, चाहे वो फर्श पे हो चाहे वह ऊंचाई में हो, ये क्या है? ये आपका पूरा स्पेस जो है ये कमरे का आयतन है। कमरे का आयतन है। इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है? कमरे का आयतन आपका निकलेगा जिस तरीके से घनाभ का आयतन निकलता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आपका घनाभ का आयतन। अब देखिए, यहां पे आपको कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया है और उसकी ऊंचाई जो है वह 5 मीटर दी गई है। अब कमरे के फर्श के क्षेत्रफल तक बात करें तो आप कमरे के अपने फर्श को देखिए। फर्श का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसी फर्श का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा। और इसी लंबाई गुणे चौड़ाई का जो मान दे रखा है वह 48 दे रखा है। तो इस लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पे आप 48 रख सकते हो और ऊंचाई आपको दिया है 5 मीटर। ये हो जाएगा 48 गुणे 5, और 48 का 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240, और सब कुछ मीटर में है तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब या घन मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कमरे का आयतन 240 मीटर क्यूब। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 49 है। पार्श्व आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ए, सी और बी वृत्त पे 3 बिंदु हैं, ए, सी, बी, और कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती कोण 240 अंश है। प्रतिवर्ती मतलब ये जो बचा हुआ है। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का मान ज्ञात करें। ये यहां पे गलत लिख दिया है। कोण किसका मान ज्ञात करने को कह रहा है? ए सी बी, ए बी सी नहीं, ए सी बी, ये वाले कोण का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न में थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक किया है। इनका जो पूछना है, जो पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, कोण ए सी बी। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप इसका मान कैसे निकाल सकते हो? आप इसका मान देखिए, एक तो चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सभी जो होते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज अगर होता तो ये भी जो शीर्ष होता वह परिधि पे होता। तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, यहाँ पे बस आपको एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त में बनता हुआ चतुर्भुज दिख रहा है। तो चतुर्भुज भी, ये चतुर्भुज कोई काम का नहीं है आपके, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर्टी आप लगा नहीं पाओगे। चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज होता तो लगा पाते। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप, ये कोण 240 अंश है तो ये कोण निकाल सकते हैं। 360 पूरा होता है और ये आपका 60 और 60 120 अंश ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं आप कोण ए ओ बी जो हो जाएगा वह 360 माइनस 240 यानी कि 120 अंश, ये जो बचा हुआ कोण है। अब इसके बाद आप समझिए, इसके बाद आपको इस कोण का मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? अब आपको पता होता है, वृत्त में एक प्रमेय आपको पता है कि कोई भी जीवा है, इस जीवा के द्वारा, ए बी देखिए यहाँ पे एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा जो परिधि पे बना कोण होता है वह वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, लेकिन समान वृत्तखंड में होना चाहिए। ठीक है, समान वृत्तखंड में, यानी कि ये ए बी द्वारा ये जो परिधि पे कोण बनेगा यह इसका आधा होगा। 120 का आधा ये कितना होगा? ये होगा 60 अंश। अब देखिए,
इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का जो मान होगा इस 240 अंश का आधा होगा। इसी AB के द्वारा ये देखिए, ये जो केंद्र पे कोण आंतरित किया जा रहा है, इसके अलावा एक कोण ये भी आंतरित किया जा रहा है। ठीक है, ये आंतरित हो रहा है, तो इसका आधा तो ये हो गया, लेकिन इसका जो आधा होगा वह ये होगा। ये भी तो जीवा के द्वारा ही बन रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं कोण ACB आधा होगा कोण AOB जो दिया गया है। ठीक है, इसके चक्कर में आप पढ़िए ही मत। कोण AOB जो आपको दिया गया है सीधे सीधे 120 गुणे 240 अंश, तो ये जो कोण हो जाएगा आपका 120 अंश का हो जाएगा। ये कोण जो हो जाएगा आपका 120 अंश का हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। अब कोई भी आधा गोला है, ठीक है, तो पूरा गोला जो होता है केंद्र पे आप देखोगे तो केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है, और आधे में कितना बनेगा 180 अंश। तो अर्धवृत्त का जो अंश माप होता है, ठीक है, आधे में कितना, एक पूरा पाई चार्ट आप बनाते हो तो 360 अंश से लेके बनाते हो, आधा बनाओगे तो 180 अंश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 अंश। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 51 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है, अर्धवृत्त में बने कोण की माप कितनी होती है। अब पूछ रहा है कि अर्धवृत्त में कोई कोण बन रहा है, कोई आधे वृत्त में, चाहे ऐसे इसको आप मिटा भी दीजिए। आधा वृत्त है, अगर यहाँ पे अगर आपको पता है कि केंद्र है और आधे वृत्त में कोई कोण बन रहा है, तो ये कोई कोण जो परिधि पे बनेगा वह कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का, या समकोण बोल सकते हैं। तो 90 अंश का कोण जो होता है वह अर्धवृत्त में बनता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। मान लीजिए ये आपका वृत्त है और कोई रेखा इस तरीके से जा रही है और वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रही है, तो इसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। और केवल एक बिंदु पे अगर टच करके जाएगी तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाएगी। और ये जो बिंदु आप देख पा रहे हैं, एक बिंदु C, ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो छेदक रेखा आप समझ गए कि वृत्त को अलग अलग दो बिंदुओं पे काटती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रश्न संख्या 52 तक आप समझ गए, प्रश्न संख्या 52 तक। इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट रहता है आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख करके कमेंट कर दीजिए। और यहाँ तक सभी प्रश्न आप समझ गए तो यस लिख करके कमेंट कर दीजिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और भी जो भी आपके मन में भाव हो, डाउट्स हो, आप लिख सकते हैं। और भी कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन होगा उसके बगल, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी विषयों को पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप के लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिसमें 3rd सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षा होने वाली है, इसकी पूरी तैयारी आप सभी विषयों की कर सकते हैं। कहीं कोई गुंजाइश रही नहीं जाएगा। आप 95% से ज्यादा स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सभी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आगे के प्रश्नों को हम अगले पार्ट में, पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक आप ऐसे ही बने रहिए, चैनल से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।